अगर तुमको ज़िंदगी में ये लगता है कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, सब कुछ किस्मत का खेल है, तो तुम 100% गलत हो और लाइफ में तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। अगर तुम अपने लाइफ की, अपने फ्यूचर की, अपने कैरियर की जिम्मेदारी नहीं ले सकते हो तो जस्ट एक्सेप्ट इट। दोस्त, जो कुछ भी तुम्हारे साथ होगा या होने वाला है या हो रहा है, सब कुछ डिपेंड करता है तुम्हारे डिसीजंस पे। आई नो कि काफ़ी चीज़ें होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। तो दोस्त, जो हमारे साथ हो रहा है या जो किस्मत लेकर के आई है उस पर कोई कंट्रोल नहीं, मानता हूँ, लेकिन जो कुछ भी हुआ उसके बाद आपने क्या रिएक्ट किया और आपका डिसीजन क्या था, सब कुछ उसी डिसीजन पे डिपेंड करता है। अगर डिसीजन सही ले लिया तो ज़िंदगी बदल जाएगी, अगर डिसीजन सही नहीं ले पाए तो जो कुछ भी किस्मत तुम्हारे साथ लेकर के आई है और भी बुरा होता जाएगा। हेलो हेलो हेलो, कैसे हो मेरे अलाइनमेंटर फैमिली। उम्मीद करता हूँ आप सबका दिन बढ़िया गया हो। भगवान से दुआ है कि सब कुछ ठीक हो, सब कुशल मंगल हो। और ये कोविड की सिचुएशन जो कि बद से बदतर होते जा रही है, तो प्लीज़ सेफ रहिए, फैमिली का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, क्योंकि आपकी फैमिली ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आज के टाइम पे। जो कुछ भी आपने कमाया, जो कुछ भी आपने बनाया, वो सब कुछ वापस हासिल हो सकता है, जो वापस हासिल नहीं हो सकता है वो है फैमिली। तो दोस्त, फैमिली, रिलेशंस, सब कुछ बचा के रखिए। इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी वही है, बाकी सब कुछ सेकेंडरी है। इस थॉट के साथ आज का पॉडकास्ट शुरू करते हैं। सॉरी, मेरी तरफ से कल स्किप हुआ क्योंकि कल कुछ ज़्यादा बिजी हो गया था। बट गुड न्यूज़ अगेन ये है कि हमारे पॉडकास्ट के एपिसोड्स रेगुलरली यूट्यूब पर अवेलेबल होने लगे हैं। एंड विद द पॉडकास्ट एपिसोड्स ऑन द यूट्यूब वी आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, ऑन गाना, ऑन जियो सावन, ऑन कुकू FM, जितने भी बड़े छोटे बड़े आपके म्यूज़िक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, हम सब जगह अवेलेबल हैं। तो प्लीज़ बेझिझक सपोर्ट करिए, खुल के वहाँ पे जाइए, लाइक, फॉलो, शेयर करिए, गाने, ये पॉडकास्ट सुनिए जिस भी म्यूज़िक प्लेटफॉर्म पे है। एंड आई विश कि मेरे पॉडकास्ट से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिले, आपको कुछ ना कुछ लाइफ में डिसीजन लेने में आसानी हो, क्योंकि मैंने जैसे कि अपने हर पॉडकास्ट में बताया है कि डिसीजंस ही हैं जो हमारी लाइफ को चेंज करते हैं, डिसीजंस ही हैं जो हमें बताते हैं कि हमारी लाइफ आगे किस मोड़ पे मुड़ जाएगी। दोस्त, आज का पॉडकास्ट शुरू करते हैं। पिछले पॉडकास्ट में बताया था कि कैसे 2019 मेरी लाइफ का एक बहुत ही बड़ा टर्न अराउंड था, बहुत ही बड़ा चेंज आया मेरी लाइफ में। कैसे 2019 में मैं सब कुछ छोड़ करके दिल्ली से मम्मी का ऑपरेशन कराने लखनऊ आया, और मम्मी का ऑपरेशन कराया ही था कि 2 दिन बाद मेरा भी एक्सीडेंट हो गया और मेरे हाथ पे भी प्लास्टर चढ़ गया। दोस्त, फैमिली आपकी जब इस सिचुएशन में गुजर रही हो कि आपका सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं हो, आपके मदर, आपके फैमिली में जो एक ऑलरेडी दोस्त, आपकी फैमिली का जो सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर है वो आपके बेड पे हो और आपके ऊपर सारी जिम्मेदारियां हो, उस सिचुएशन में अगर आप भी बेड पर हो जाओ, आप भी प्लास्टर बांध के बैठ जाओ हाथ पे, तो यू कांट इवन इमेजिन कि सिचुएशन कितनी बुरी हो जाती है, कितना बुरा लगता है, कितना अफसोस होता है। अपने आप में इंसान घुट घुट के जीता है। दोस्त, उस रात जब मैं वापस आया, मम्मी ने देखा, मम्मी का जो रिएक्शन था वो मेरे लिए इतना सरप्राइजिंग था, मुझे यकीन नहीं था। मुझे बस ये लग रहा था कि यार मम्मी का जब सब परेशान हो जाएंगे, सब रोने धोने लगेंगे, बहुत उदास हो जाएंगे, बहुत डांट पड़ेगी, बहुत कुछ। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मम्मी ने देखा, मम्मी ने बस प्यार से बोला कि बच्चा मेरा, कैसे ये सब हो गया, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। वो उल्टा मुझे समझाने लगी और मुझे ये लग रहा था कि मम्मी समझेंगी नहीं और मम्मी को समझाना पड़ेगा। दोस्त, मम्मी सब समझती हैं। एक माँ ही है जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा आपको समझ पाती है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा आपका ख्याल रख सकती है। आप कहीं भी हो, कैसे भी हो, किसी भी हाल में हो, माँ ही है जो हर मोड़ पर आपका साथ देने वाली है। माँ ही है जो हर बात समझ जाती है बिना कहे। दोस्त, बचपन से लेकर के आपके बड़े होने तक जो आपके परिवार ने आपके लिए किया, जो आपके माँ बाप ने आपके लिए किया, प्लीज़ बड़े होने के बाद ऐसा मत करना कि आप
को वो रिग्रेट फील कराना पड़े। मेरे साथ सिचुएशन कुछ ऐसी रही कि इतना टाइम हो गया जॉब करते करते, 2011 से ज़िंदगी शुरू की थी और 2019 पे आके पहुंच गए 7-8 साल, बट अभी तक वो लाइफ में नहीं दे पाया अपने फैमिली को जो वो डिज़र्व करते हैं। हाँ, लेकिन ये कोशिश ज़रूर रही हमेशा, और ज़रूर कोशिश करी कि जो कुछ भी है वो बेस्ट होना चाहिए, जो कुछ भी है मैं ज़्यादा से ज़्यादा दे पाऊँ उनको, और जो कुछ भी मेरे लाइफ में है वो सब कुछ मेरी फैमिली के लिए है। कहानी आगे बढ़ती है। उस रात सो तो नहीं पाया था कोई, विशाल अपने घर चले गए और मैं, मम्मी एक बेड पर, मम्मी के पैर में प्लास्टर, मेरे हाथ में प्लास्टर, एंड आई कांट इवन इमेजिन मेरी दोनों सिस्टर्स ने कैसे वो फेस किया। वो दोनों छोटी हैं और आई डोंट नो कि कैसे भगवान ताकत देता है आपको सब कुछ सहने की। बच्चे अपने आप समझदार हो गए, बच्चे अपने आप समझने लगे, उन्होंने अपने आप काम करना शुरू कर दिया, घर का सारे जिम्मेदारी उठाना शुरू कर दी कि कैसे घर पे साफ सफाई रहे, खाना बने, सब कुछ। और मेरी सिचुएशन ऐसी थी कि मुझे कंप्लीट बेड रेस्ट पे रखा गया और मेरे हाथ में प्लास्टर बंधा था। 24 घंटे उसको ऊपर करके रखना था कि उसको 1 सेकंड के लिए भी मैं नीचे करता या झटका लगता तो ऐसे दर्द होता था कि जैसे मानो जान निकल गई। और आपको ये सुन के भी हैरानी होगी कि जब मैं सोता था तो लगभग 3-4 महीने तक ये प्रोसेस चला। जब भी मैं सोता था तो मेरे हाथ को पास की विंडो से बांध कर लटकाया जाता था और उसी बंधे हुए हाथ के साथ मुझे सोना होता था। वो रातें बहुत बहुत दर्दनाक थी, बहुत थी कि कभी भी हाथ में जरा सा झटका लगा और दर्द के मारे कराहने लगे। किसी से बोल भी नहीं सकते हैं क्योंकि आप बोलोगे तो मम्मी की नींद खराब, बच्चों की नींद खराब। आप सिसकियाँ लेकर के बस आँख खोलते हो और दर्द में कराहते हो और बस चुपचाप लेटे रहते हो। वो दर्द भी आप नहीं शेयर कर सकते। क्योंकि आप जानते हो कि ऑलरेडी फैमिली इतनी परेशान है, दर्द किससे शेयर करोगे। आप चुपचाप बस अपने आप को समझाते रहते हो। कुछ टाइम डिप्रेशन आता है कि क्यों ऐसा डिसीजन लिया, क्यों ऐसी गलती कर दी, आखिर क्यों ऐसा किया कि मेरी फैमिली पूरी मेरी वजह से प्रॉब्लम में आ गई। बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता था। वो 22 जनवरी के बाद जनवरी और फरवरी तो इस तरीके से बीता कि मैं बेड से उठ ही नहीं सकता था। मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, पेन बहुत ज़्यादा होता था, रिब की जिसमें प्रॉब्लम थी, बैकबोन में पेन होता रहता था। तो बहुत ही अजीब सिचुएशन थी। और ये 1 महीना कैसे गया है ना, मैं बता भी नहीं सकता। कुछ भी जॉब के बारे में सोच नहीं सका, कुछ भी काम के बारे में सोच नहीं सका। बस ऐसा लगा कि यार सरवाइव कर जाओ, ऐसा लगा कि बस ये राइट हैंड ठीक हो जाए किसी तरीके से। और एक मन में डर भी था कि यार जो शेप चेंज हो गया है हाथ का, जो शेप चेंज हो गया उंगलियों का, क्या ये वापस ठीक हो पाएंगी। ये जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं ना, वो बहुत बुरे होते हैं। और ख़ास तौर पे तब जब आपके लिए करने के लिए कुछ भी नहीं है, आपके पास सिर्फ एक काम है, वो है सोचना। यू वोंट बिलीव कि उन 5-6 महीनों में इतना ज़्यादा मैं सोचता था, इतने ज़्यादा मैं एनालाइज करता था, इतना ज़्यादा मैं कहानियाँ बनाता था कि बस कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव, कभी कुछ। और ये सब करते करते एक सेल्फ रियलाइजेशन भी हुआ कि शायद कहानी गड़बड़ हो जाएगी। तो कुछ टाइम, लगभग 2-3 हफ्ते के लिए मैं इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फैमिली ने इतना सपोर्ट किया, इतना समझाया कि बस आई वॉज ओवरवेल्म्ड कि यार फैमिली ने बचा लिया, समझ लो। फैमिली नहीं होती तो शायद आज इतने डिप्रेशन में होता है कि मैं आपसे बात भी ना कर पा रहा होता। वो फैमिली ही है जो सब कुछ आपकी लाइफ में चेंजेस लेके आती है, सारे पॉजिटिव चेंजेस लेके आती है। वो फैमिली ही है जो आपको संभालती है, बचाती है हर मुसीबत से। बाकी सब छोड़ के चले जाते हैं यार। बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये रही कि उस दौरान जब मेरा एक्सीडेंट हुआ और मैं बेड रेस्ट पे था, मेरी मम्मी के पैर में प्लास्टर था, वो भी बेड रेस्ट पे थी, तो वो जो मोमेंट था उस टाइम पर मेरी कई सारे रिश्तेदार ऐसे थे जो हमेशा से सोचते थे कि यार ये तो गया, इसकी फैमिली तो ख़त्म, इसकी फैमिली तो ख़त्म। और हम हर बार उभर के आ जाते थे, हम हर बार उस मुसीबत से बाहर निकल के आ जाते थे। 2006 में डैडी का एक्सीडेंट हुआ, वो नहीं रहे। लोगों ने कहा कि अब ये ख़त्म है, इसकी फैमिली ख़त्म, सब बर्बाद हो गया।
2010-11 में मुझे वायरल डेंगू हुआ। उस टाइम पे डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि अब ये नहीं बचेगा। अगेन कुछ लोग जो होते हैं ना, हर फैमिली में, हर रिश्तेदार में, हर एरिया में, जो आपके गिरने का वेट कर रहे होते हैं, आपके बर्बाद होने का वेट कर रहे होते हैं कि कब ये बर्बाद हो, कब मैं ताली बजाऊं। वो 2011 में सेम सिचुएशन हुआ। 2011 के बाद फिर हम उबर आए उस सिचुएशन से, फिर मैं ठीक हो गया। एक्सीडेंट हुआ, हेड इंजरी हुई, डबल न्यूरो सर्जरी हुई, डबल लेग सर्जरी हुई। लोगों ने कहा अब ये बर्बाद हो गया, फैमिली गई, मम्मी बचेगी नहीं, फाइनेंशियली ख़त्म हो गया सब कुछ, इतना पैसा लाखों रुपए लगा दिए इसने, अब क्या करेगा। 2014 के बाद हम फिर उभरे, हम फिर उठ के खड़े हुए, हमने फिर आगे की ओर देखा और हमने फिर अपनी लाइफ को स्टेबल किया, सारे कर्जे ख़त्म किए, सारे पैसे का जो भी प्रॉब्लम था वो सब ख़त्म किया। जॉब में मैंने वो 2014 के बाद 2015 में दिल्ली गया और वो इतनी ग्रोथ देखी किसी तरीके से, और फिर किसी तरीके से हम एक स्टेबल सिचुएशन में आ ही रहे थे। और ये 2019 का एक्सीडेंट लाइफ ने फिर से एक बहुत बड़ा टर्न ले लिया, और फिर से ऐसा लगा कि वो जो मुझे देखने आ भी रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि वो बस खुशी मनाने आ रहे हैं कि यार मज़ा आ गया, मतलब अब तो ये गया, इस बार तो कोई चांस ही नहीं है। लोग ताने मारते थे घर वालों को, लोग ताने मारते थे हमारे घर को, कुछ तुम्हारे घर में कुछ प्रॉब्लम है, तुम ये करवा लो, ये बेच दो, ये भाग जाओ यहाँ से छोड़ करके। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे आते थे जो एक्चुअली में आपको हिम्मत देते हैं, एक्चुअली में उनकी बातें आपके दिल को छूती हैं, एक्चुअली में आपको लगता है कि हाँ ये सपोर्ट करने आए हैं। दोस्त हर एक की लाइफ में ऐसा होता है, आपकी लाइफ में भी ऐसा होगा कि जब आप मुसीबत में होगे ना, सबसे डार्केस्ट जोन में होगे ना, तो उस टाइम पर ही आपको रियलिटी पता चलेगी कि कौन सच में तुम्हारे साथ है और कौन तुम्हारे खिलाफ। जो सच में तुम्हारे साथ होंगे ना, वो तुम्हें रियलाइज ही नहीं होने देंगे कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है। वो तुमको बस रियलाइज कराने की कोशिश करेंगे कि बस ये टाइम है, कट जाएगा, आप निकल आओगे इससे बाहर। और जो आपके अगेंस्ट है ना दोस्त, वो इतना ज़्यादा एक एक बात पिंच करेंगे ना कि आपका मन करेगा कि ये आया है क्यों, ये मिला है क्यों, इसको तो चले जाना चाहिए। बट आप कुछ कह नहीं सकते क्योंकि रिलेशंस होते हैं, दोस्त होते हैं या लोग होते हैं, तो आप सोसाइटी में रह रहे हो, आप कुछ कह नहीं सकते, आप लड़ नहीं सकते, आप किसी को भगा नहीं सकते। जो है सुनते रहो, बस चुपचाप सुनते रहो, ठीक है, टाइम कट जाएगा। मम्मी ने एक चीज़ बहुत अच्छी से सिखाई कि सुनना सबकी, लेकिन कभी भी किसी के मुंह पे किसी की बुराई मत करना। अगर कितना भी कोई बुरा हो, कम से कम इस बात की इज्जत रखना कि वो तुमसे बड़े हैं। ठीक है, तुम्हें बात पसंद नहीं आई, चुप हो जाओ, बात पसंद नहीं आई, शांत रहो, जो बोल लेने दो, बोल के थक जाएगा सामने वाला, खुद ही चुप हो जाएगा। क्योंकि अगर आप जवाब देते हो तो एक्चुअली आप उसी की साइड ले रहे हो, यानी कि वो तो चाहता ही है कि उसकी बातें आपके दिल को छुए, उसकी बातें आपको हर्ट करे, और आप बस टेंशन में आकर के कुछ उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दो। और जैसे ही आपने उसको कुछ उल्टा सीधा बोला, वो गोली की तरह भागेगा आपके घर से, और पूरे रिश्तेदारों में, पूरे फैमिली में, पूरे समाज में आपकी बातें फैला देगा कि अरे बड़ा बदतमीज लड़का है भाई, बड़ा बदतमीज बच्चा है, बड़ा बदतमीज बच्ची है। तो ऐसे रिश्तेदारों से निपटने का एक आसान सा रामबाण तरीका, जस्ट कीप क्वाइट। जो भी बोल रहे हैं उस टाइम पे हाँ में हाँ मिला लो, चुपचाप, दैट्स इट, इट्स दैट सिंपल एज इट इज। खैर, ये कहानी थी थोड़ी सी जो मेरे साथ उस टाइम पे हो रही थी, और राइट हैंड था तो सब कुछ लेफ्ट हैंड से ही करना था, लेफ्ट हैंड से खाना, और लेफ्ट हैंड से ज़्यादा मैं यूज़ करता नहीं था। तो पहली बार रियलाइज़ हुआ एक और चीज़ कि हम कितना हर चीज़ फॉर ग्रांटेड लेते हैं। भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, लेकिन हर काम राइट हैंड से करना, लेफ्ट हैंड को तो बस ऐसे ही पता नहीं सपोर्ट के लिए लगा रखा है। जब उस टाइम पर जब मेरा राइट हैंड प्लास्टर बना था, लगभग 6 महीने में सब कुछ काम लेफ्ट हैंड से करना पड़ा है। मुझको हर बार ये रियलाइज़ होता, जब भी मैं स्पून पकड़ता था खाना खाने के लिए, या जब भी मैं अपने शर्ट का बटन टक करता था लेफ्ट हैंड से, तब रियलाइज़ होता था यार कि लाइफ में भगवान ने जो कुछ भी दिया है, एक एक चीज़ कितनी इम्पोर्टेंट है और कितना ज़्यादा वो हमारे काम आती है। बस हम उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं और हम बस भगवान से रोते रहते हैं, कंप्लेन करते रहते हैं कि भगवान ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। अरे भगवान ने जो दिया उसका तो यूज़ कर लो ढंग से। पहले भगवान ने जितना दिया है उसका भी 10% 20% ही यूज़ कर पाते हैं, बाकी तो बस ऐसे ही फॉर ग्रांटेड लेके रखा हुआ है। तो फरवरी एंड होते होते डिसाइड किया कि यार शायद
ये मन में डिप्रेशन और ये सब कहानियाँ करते करते ना ये आ चुका था कि शायद ऐसा होगा कि जब ये प्लास्टर खुलेगा तो राइट हैंड मेरा ठीक नहीं रहेगा, शायद मैं राइट हैंड से इतना अच्छे से काम ना कर पाऊँ। वो होता है ना, जब आप निगेटिव सोचते हो तो इतना निगेटिव सोच लेते हो कि खुद ही से कहानी बना के खुद ही एकदम अपने जोन में चले जाते हो। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं लेफ्ट हैंड से कुछ ना कुछ करूँगा। लेफ्ट हैंड से मैंने सारा काम करना स्टार्ट किया, लेफ्ट हैंड को स्ट्रॉन्ग किया, और लेफ्ट हैंड से फिर मैंने सोचा कि कुछ नया करते हैं, और लेफ्ट हैंड से मैंने लिखना शुरू किया। मुझे लगा कि यार अगर सिग्नेचर ही नहीं कर पाऊँगा, लिख नहीं पाऊँगा तो फिर किस काम के। और इतना पता था कि जिस दिन भी प्लास्टर खुलेगा उसके तुरंत बाद मुझे वापस काम पे लगना है, क्योंकि जितने दिन भी मैं बेड रेस्ट करूँगा उतने दिन पैसों की तो फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत पीछे हो जाएंगे, तो सब कुछ संभालना भी तो था, मन में हमेशा ही रहता था। तो लेफ्ट हैंड से लिखना शुरू किया, कुछ किताबें पढ़ना शुरू करेंगे, अपने आप को बिजी रखना शुरू किया। और मार्च आते आते जब मुझे ये पता चल गया कि ठीक है अभी इसको टाइम लगेगा और मैं बोर होने लगा, तो मैंने फिर मोबाइल पे ना बहुत सारे अलग अलग तरीके ढूंढना शुरू कर दिए कि कैसे बिना नौकरी किए, बिना जॉब किए आप पैसे कमा सकते हो। एंड यू वुड बी सरप्राइज्ड कि जब वो रिसर्च करना शुरू किया ना, उस टाइम पे मैं उस जोन में चला गया कि दिन रात बस रिसर्च करनी है, दिन रात बस पढ़े रहना है, खाना है, बस मोबाइल पर रिसर्च करनी है, देखने हैं वीडियोस, और कैसे हम ऑनलाइन पैसा कमा सकते हैं इस बारे में ही मन में चलता रहा। इवन कैसे हम बिना कुछ किए पैसा कमा सकते हैं, हर तरीके के मैं सवाल पूछता था, हर तरीके की रिसर्च करता था। और यू वोंट बिलीव कि लगभग 2 महीने ही लगे ये पूरा कुछ करने में। और आई रियलाइज्ड कि यार लगभग 14 से 15 तरीके हैं ऐसे जो कि आपको अच्छी खासी इनकम दे सकते हैं विदाउट एनी जॉब। मतलब ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग और सरप्राइजिंग था। जब मैं जॉब कर रहा था उस टाइम मुझे पता था कि बहुत सारे मोड्स हैं कि आप यूट्यूबर बन जाओ, आप एफिलिएट मार्केटिंग करो, आप फ्रीलांसिंग करो, ये सब कुछ पता तो था, लेकिन किस तरीके से करना है, क्या करना है, वो उसका इतना रियलाइजेशन नहीं था कभी भी। हाँ, 2017 से मैंने ये रियलाइज तो कर लिया था कि मुझे कोई सेकेंड इनकम सोर्स बनाना है, बट इतना ध्यान ही नहीं दिया कभी। अब जब ये सिचुएशन आई 2019 वाली, तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार बड़ा टाइम वेस्ट कर दिया। ऐसा लगा कि यार इतने से पैसों के लिए मारे मारे घूम रहे हैं, दुनिया घूम रहे हैं, जबकि अपने स्किल्स के दम पर सिर्फ 6 महीना अगर अपने आप को दिए जाएं तो आप ऐसे मल्टीपल बिजनेसेस, ऐसे मल्टीपल आइडियाज क्रिएट कर सकते हो जो आपको लाइफ टाइम इनकम देंगे। यस, दिस इज फैक्ट। बट हमारी प्रॉब्लम ये है ना कि हम बस डर जाते हैं, हम बस लगे रहते हैं इनसिक्योरिटी को लेकर के कि यार 6 महीने सरवाइव कैसे करेंगे, 6 महीने बाद नहीं हुआ तो ये नहीं हुआ तो वो नहीं हुआ, तो बहुत कुछ। तो मैंने क्या किया, मैंने लिखना शुरू किया। जो भी मैं थॉट्स आते थे मैं लिखता था, जो भी रिसर्च करता था मैं लिखता था, जो भी मुझे पैसा कमाने का तरीका मिलता था मैं लिखता था। मैंने लिस्ट बनाना शुरू किया कि ये तरीके हैं। मैंने उन लिस्ट को फिर फिल्टर आउट करना शुरू किया कि इन तरीकों में से कौन सा तरीका एक्चुअली जेन्युइन है, कौन सा तरीका काम आएगा लॉन्ग टर्म में, कौन सा काम नहीं आएगा, किसका आगे चल के स्कोप है, किसका नहीं है, कौन सा वर्क ऐसा है जो आप घर बैठे कर सकते हो, कौन से वर्क ऐसे हैं जिसमें आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स, रिसोर्सेज लगाने पड़ेंगे, किसमें आप वन टाइम एफर्ट लगा करके उसमें उसकी लेवरेज से इनकम कमा सकते हो, और कैसे कौन कौन से ऐसे बिजनेस आइडियाज़ हैं जिसमें आपको डेली काम करना पड़ेगा और आपको उसके हिसाब से अर्निंग होगी। ये रिसर्च इतनी ज़्यादा उस टाइम पर मैंने सीरियसली करी थी कि मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे कि फ्रीलांसिंग है, ये वर्ड मैंने सुन रखा था पहले कि हाँ फ्रीलांसिंग करके कुछ होता है जिसमें आप जो है लोगों के प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करोगे और आपको पैसा मिलेगा, बट इतना ज़्यादा सीरियसली पता नहीं था कि कैसे क्या होता है। मैंने रिसर्च करना शुरू किया कि फ्रीलांसिंग के क्या क्या तरीके हैं। देन आई केम टू नो कि लगभग 18 से 20 वेबसाइट्स ऐसी हैं जहाँ पर क्लाइंट्स अवेलेबल हैं, जहाँ पर आप सर्विस प्रोवाइडर की तरह रजिस्टर करते हो, क्लाइंट्स प्रोजेक्ट डालते हैं, आप प्रोजेक्ट पे बिड लगाते हो या आप रिक्वेस्ट करते हो या अपना पोर्टफोलियो दिखाते हो, अलग अलग तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर जब फ्रीलांसिंग में ऑनलाइन फ्रीलांसिंग की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर
मैं बात कर रहा हूँ दो तरीके की फ्रीलांसिंग की। वन वुड बी जहाँ पे आप प्रोजेक्ट को सर्च करोगे अपने मनपसंद और आप उस पर बिड लगाओगे, जिसकी लोवेस्ट बिड होगी उसको वो प्रोजेक्ट चला जाएगा। सिंप्लीफाई करता हूँ, मान लो एक क्लाइंट ने एक प्रोजेक्ट डाला कि मुझे एक्सेल फाइल है, इस एक्सेल फाइल में सारा डेटा फिल्टर आउट करके एक रिपोर्ट बना करके देनी है, ठीक है। या फिर एक एक्सेल फाइल में डेटा है और उसका VBA कोडिंग करके उस पर एक ऑटोमेशन लेके आना है। ये एक प्रोजेक्ट हो गया। क्लाइंट ने बोला कि उसका बजट है $30 का या $35 का। अब उसने जब ये प्रोजेक्ट रिलीज किया तो उस पे बिड लगाना लोगों ने शुरू किया, जो उस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड थे। तो किसी ने $25 बिड लगाई, किसी ने $10 बिड लगाई, किसी ने $5 बिड लगाई, किसी ने बोला मैं 4 दिन में डिलीवर करूंगा, किसी ने बोला कि 24 घंटे में डिलीवर कर दूंगा। तो ये पूरी बिडिंग सिस्टम में उस क्लाइंट को देख गया कि ठीक है, ये इतने सारे कोटेशंस आएंगे, लोवेस्ट इसका है, इसका लोवेस्ट टाइम है, इसका लोवेस्ट प्राइस है। उसने कंपेयर करके 2 या 3 लोगों का इंटरव्यू लिया उसी प्लेटफॉर्म पर, बात करी और उससे समझा कि एक्चुअली में वो स्किल्ड है या नहीं है, और जिसके साथ भी वो कंफर्टेबल था उसको उसने अपना प्रोजेक्ट असाइन कर दिया। सिस्टम में प्रोजेक्ट असाइन हो गया, आपके पास प्रोजेक्ट आ गया, आपका टाइमर चालू हो गया एज पर द एग्रीमेंट, और उस टाइमर के अकॉर्डिंग आपको वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करके डिलीवर करना है। आपने डिलीवर किया, क्लाइंट ने रिव्यू किया, रिव्यू करके उसमें अगर कुछ गैप्स हैं तो वो आपको कंफर्म करेगा। गैप्स के बाद में अगर सब कुछ ठीक लगा तो वो आपके प्रोजेक्ट को ओके कर देगा। ओके करने के बाद में आपके प्रोफाइल, जॉब प्रोफाइल पर, आपके टाइमलाइन पर वो प्रोजेक्ट कंप्लीटेड दिखा देगा और वहाँ पर आपको दिखाएगा कि आपकी पेमेंट अगले 3 से 4 दिन में रिलीज हो जाएगी। पेमेंट आपके वॉलेट में रिसीव हो जाती है और वॉलेट में रिसीव होने के बाद अलग अलग प्लेटफॉर्म्स का अलग अलग कमीशन चार्जेस होते हैं, उसके हिसाब से आपका जो भी पैसा बनता है आपको मिल जाता है और फिर वो आप अपने बैंक में डायरेक्ट विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। दूसरा तरीका ये कि आप अपना पोर्टफोलियो बनाते हो, आप अपने स्किल्स के हिसाब से अपना एक प्रोफाइल बनाते हो और जिनको ज़रूरत होती है उस स्किल सेट की, वो लोग आपके प्रोफाइल पे आते हैं और आपसे पूछते हैं कि क्या आप ये सर्विस दोगे। उसके बाद फिर वो अपना प्रोजेक्ट बताते हैं। ये 2 टाइप से काम हो रहा है। और मज़े की बात ये है कि मैंने हमेशा ये सुन रखा था, ऑनलाइन पैसा कमाना इज़ कम्प्लीटली स्कैम। यस, मेरे माइंडसेट भी कुछ ऐसा ही था लगभग 2-3 साल तक कि ऑनलाइन लोग बोलते तो हैं लेकिन वो कंप्लीट स्कैम है, कुछ रियल मनी नहीं आता, कुछ भी नहीं होता। बट ट्रस्ट मी गाइस, मेरा हाथ ठीक होने के बाद में मैंने ये खुद पे आजमाया है एंड यू वोंट बिलीव, विद इन अ मंथ I earned approximately 30,000 to 40,000 rupees with the online service. Okay, तो ये फैक्ट है, ये पॉसिबल है। इट्स जस्ट दैट कि आपको सही वेबसाइट पे, सही प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट करना है, आपको सही तरीके से कनेक्ट करना है, आपको पता होना चाहिए ऑनलाइन रिसर्च कैसे करनी है, ऑनलाइन लोगों के साथ बात कैसे करनी है और कैसे फाइंड आउट करना है कौन सही है कौन गलत है। कुछ एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूँ 2-4 वेबसाइट्स, जैसे कि फाइवर जहाँ पे आप अपना पोर्टफोलियो अपलोड करते हो, जैसे कि अपवर्क जहाँ पे लोग बिड करते हैं, आपकी प्रोफाइल अगर अप्रूव्ड हो जाती है वहाँ पे आपके जॉब स्किल सेट के हिसाब से, तो फिर आप अलाउ किए जाते हो, वहाँ पे आप बिडिंग कर सको। जैसे कि पीपल पर आवर, एंड एक है आपकी सिंपली हायर, एंड एक है आपकी क्राउडेड। इस तरीके की मल्टीपल वेबसाइट्स हैं, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप किसी ऐसी वेबसाइट पे मत लिंक्ड हो जाना जहाँ पर सब कुछ स्कैम चलता है। यस, स्कैम हर जगह है, कहाँ नहीं है, बट इट्स जस्ट दैट कि आपको सही प्लेटफॉर्म चुनना है। मैंने अपनी सारी रिसर्च करने के बाद अगर समराइज़ करूँ तो 2 प्लेटफॉर्म्स पर ही मैंने ट्रस्ट करा और 2 प्लेटफॉर्म पर ही मैंने कंटिन्यू किया था। वन वॉज दी अपवर्क, जहाँ पे अपने प्रोफाइल अप्रूव कराना बहुत मुश्किल होता है, वो प्रोफाइल अप्रूव होने के बाद ही आप उसमें उसके पार्ट बन पाते हो। तो आपके बहुत सारे फेक जो क्लाइंट और जो सर्विस प्रोवाइडर हैं दोनों फिल्टर आउट हो जाते हैं। दूसरी है फाइवर, जहाँ पर आप अपने स्किल सेट के हिसाब से अपने कार्ड क्रिएट करते हो, अपनी प्रोफाइल क्रिएट करते हो और लोग क्लाइंट्स आपको कनेक्ट करते हैं। फाइवर इज़ वन ऑफ द लीडिंग वेबसाइट। फाइवर एंड अपवर्क बोथ आर दी लीडिंग वेबसाइट्स फॉर दी ऑनलाइन फ्रीलांसिंग वर्क। तो ये था एक्सपीरियंस जो मैंने उस टाइम पे रियलाइज़ किया अपनी रिसर्च के दौरान। दिस वाज, एंड आई एम टेलिंग यू, दिस वाज जस्ट वन मोड ऑफ अर्निंग मनी ऑनलाइन। इसके अलावा और जितने 12-13 तरीके मैंने रिसर्च करे, हर एक तरीके में फ्रॉड भी है
रियलिटी भी है। रियलिटी को मैंने रियलाइज़ किया, एक्चुअली में कैसे आप पैसा कमा रहे हो वो रियलाइज़ किया, वो रिसर्च करी और वो लिखता गया। आपके साथ इस पॉडकास्ट में मैं शेयर करता रहूँगा टाइम टू टाइम, आने वाले टाइम पर। ये मैंने आप इस पॉडकास्ट में सिर्फ अपने 1 महीने या 2 महीने की ही जर्नी शेयर करी है, और आगे ये जो पॉडकास्ट है वो इसी तरीके से आधे घंटे का मैं करने की कोशिश करूँगा, और कोशिश करूँगा कि अपने दुख भरी ये दुखड़ा जो मैं रोता रहता हूँ उसके साथ साथ जो मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस थे वो भी शेयर करूं, और मेरे लाइफ में जो कैरियर वाइज मैंने सीखा वो भी शेयर करता रहूं। तो आज की पॉडकास्ट की लर्निंग ये थी दोस्त कि अगर आपकी जॉब छूट रही है, अगर आपकी जॉब जा रही है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं यार रेगुलर जॉब नहीं कर सकते, तो कभी घबराना नहीं। ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है, ये आईटी के रिवॉल्यूशन का ज़माना है। आज के टाइम पे रेगुलर जॉब इज़ नॉट दैट बिग टास्क। रेगुलर जॉब इज़ सिंपली कि आपको बिजी रखना है खुद को, बस उसके अलावा और कुछ नहीं। अगर आप रिसर्च करना जानते हो, अगर आपका इंटरेस्ट है किसी फील्ड में, तो आप का जो खुद का स्किल सेट है जो आप रियलाइज़ कर लेते हो, आप उसी स्किल सेट के हिसाब से पैसे कमा सकते हो। उसी स्किल सेट के हिसाब से आप अपना प्रोफाइल क्रिएट करके नाम कमा सकते हो। इसके अलावा और बहुत सारे ऑप्शंस थे कि कैसे आप ऑनलाइन ट्यूटर बन सकते हो, कैसे आप अपने कोर्सेज सेल कर सकते हो, कैसे आप अपनी ई बुक क्रिएट कर सकते हो, एंड ई बुक के साथ में यूट्यूबर बन जाओ, पॉडकास्टर जो कि मैं अभी बना हूँ, कोशिश कर रहा हूँ आपके साथ शेयर करने की, वो करो, स्टोरी टेलिंग करो, ट्रांसक्रिप्टिंग करो, राइटिंग करो। बहुत कुछ है दोस्त, बहुत कुछ है। यू वोंट बिलीव कि ऑनलाइन हर एक स्किल सेट के हिसाब से प्रोफाइल्स अवेलेबल हैं। अब जैसे YouTube की बात करूं तो YouTube में लोगों को क्या लगता है कि YouTube में सिर्फ एक कैरियर है, वो है यूट्यूबर बनना, ठीक है। बट फैक्ट ये है कि दिस इज नॉट ओनली अबाउट बीइंग द यूट्यूबर, ठीक है। यूट्यूबर क्या है? यूट्यूबर ने एक चैनल बना लिया, चैनल बना करके वो अपना वीडियोस डाल रहा है, ठीक है। बट आज के टाइम पे कमाने का स्कोप इस लेवल तक बढ़ गया है कि एज ए यूट्यूबर भी आप मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि आप यूट्यूबर्स के विजुअल्स क्रिएट कर सकते हो, आप यूट्यूबर्स के लिए स्क्रिप्ट राइटिंग कर सकते हो, आप वॉइस ओवर दे सकते हो, आप यूट्यूबर्स के लिए ही एडिटिंग कर सकते हो, आप यूट्यूबर्स के लिए ही उसका कंप्लीट रिसर्च करके उसको कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हो। इस फील्ड में ही इतना कुछ अवेलेबल है। आपको वो कुछ टेक्निकल स्किल्स हैं अगर, तो आप आईटी इंडस्ट्री का काम फ्रीलांसिंग में लेकर के सॉफ्टवेयर कोडिंग करना, डिज़ाइनिंग करना, ये सब करना शुरू कर दो। आपके अंदर में कुछ और एक्सपीरियंस है, आप उसके हिसाब से एक्सप्लोर करो, बॉस एक्सप्लोर करो। बहुत कुछ है करने के लिए। एंड जस्ट ऑल द बेस्ट। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। अगले पॉडकास्ट में आगे की बात करेंगे कैसे मैं उस रिसर्च के टाइम पर अपने आप को डिप्रेशन से भी दूर रख पाया और अपने आप को बिजी रख पाया, और लाइफ को जीने का जो नज़रिया था कैसे इस इंसिडेंट ने कम्प्लीटली चेंज कर दिया, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एंड स्पेशल वेरी स्पेशल थैंक्स टू गिरीश भाई जो कि पेटीएम में मेरे बॉस थे, और उन्होंने इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिखाया कि इट वाज जस्ट लाइक कि मेरा एक्सीडेंट होने के बाद भी उन्होंने कंप्लीट सपोर्ट किया, एचआर ने कंप्लीट सपोर्ट किया, एंड देवर लाइक कि आप टाइम ले लो अपना, आप जब ठीक होना तब ज्वाइन करना ऑफिस में। इट वॉज लाइक अ ब्लेसिंग टू मी कि एक ऐसी कंपनी में मैं काम कर पाया जहाँ पर इतना बुरा होने के बाद इतना सपोर्ट किया गया, और उन्होंने पूरा सपोर्ट दिखाया, तो पूरा प्यार दिखाया। और मैंने ही फिर लास्ट में जून के आसपास बोल दिया कि सर शायद मैं नहीं आ पाऊँगा, और क्यों मैंने वहाँ से मना किया ये भी मैं अगले पॉडकास्ट में आपके साथ शेयर करता हूँ विद ऑल द रिसर्च आइडियाज़, बिजनेस आइडियाज़। और यहाँ से हमारी जो लर्निंग है थोड़ी सी चेंज होगी। हमारा जो पॉडकास्ट पे जो टॉपिक्स हैं वो नए टॉपिक्स इंट्रोड्यूस होंगे कि कैसे हम अपनी अर्निंग्स बढ़ा सकते हैं, कैसे हम अपने करियर में ग्रोथ कर सकते हैं, कैसे हम अपने नए तरीके खोज सकते हैं कि किस तरीके से हम अपना करियर डेवलप करें। टिल देन फॉलो करते रहिए, लाइक करते रहिए। अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अपना प्यार दिखाइए, और यूट्यूब पे हमें फॉलो कर लीजिए, हमें स्पॉटिफाई पे फॉलो कर लीजिए। कमेंट ज़रूर करिएगा। आपका कमेंट, आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब, फॉलो
बहुत बहुत ताकत देता है हमें कि आगे ऐसे ही जर्नी शेयर करते रहें। बहुत कुछ है अभी शेयर करने के लिए, कौन कौन सी गलतियाँ करी, कौन कौन से सही चीज़ें की, कौन कौन से स्किल्स मैंने सीखे, कैसे कैसे लोगों के साथ अलाइनमेंट किया, जिस वजह से मैंने नाम रखा है अलाइनमेंट। और सो बने रहिएगा हमारे साथ। टिल देन हैव अ ब्लेस्ड डे। थैंक यू सो मच। बाय बाय।